हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविचंद्रन, गेस्ट फैकल्टी फिजिक्स डिपार्टमेंट बीएमडी कॉलेज दयालपुर से बोल रहा हूँ। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो बीएससी थर्ड ईयर पेपर 5 के ग्रुप ए मैथमेटिकल फिजिक्स से रिलेटेड है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स किया था, जिसमें डेल ऑपरेटर के बारे में जाना था कि डेल ऑपरेटर का स्केलर क्वांटिटी के साथ कैसा इफ़ेक्ट होता है, फिर वेक्टर क्वांटिटी के साथ डाइवर्जेंस और कर्ल कैसे आता है, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल का बेसिक डेफिनेशन ये है कि किसी भी वेक्टर को एक गिवन कर्व के अलोंग, किसी भी वेक्टर को एक गिवन कर्व, जैसे ये कर्व देख सकते हो कि ये ए पी बी एक कर्व है, इस पे आपने एक वेक्टर को ड्रॉ किया है जो एफ वेक्टर लिखा गया है यहाँ पे, कहाँ से, पी पॉइंट पे। और मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा आपने एलिमेंट लिया जिसका नाम रखा डीएल वेक्टर। तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ और एफ का डायरेक्शन इस तरफ, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ का मतलब हो गया कि एफ वेक्टर का अलोंग द कर्व ए पी वी इंटीग्रेशन। तो ये क्या होता है, ये होता है एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, आप देख सकते हो ये कर्व कहाँ से कहाँ है, ए से लेकर बी तक है। तो फ्रॉम ए टू बी, ए क्या होता है लोअर लिमिट, बी क्या होता है अपर लिमिट, ठीक है। इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो हमें याद करना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा था ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो उसके अकॉर्डिंगली ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। तो एफ ए हो गया, बी डी एल हो गया, और उनके बीच का एंगल वो कॉस थीटा, ठीक है। तो इसी को लिखा गया फ्रॉम ए टू बी इंटीग्रेशन एफ कॉस थीटा डी एल, ठीक है यहाँ तक, ओके। तो इस सिंबल को हम क्या पढ़ेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर अलोंग कर्व ए पी बी और अलोंग कर्व ए बी, ठीक है। तो और इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन इंटीग्रल। अब इसका अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझें तो मान लो कि अगर एफ वेक्टर, ध्यान रहे, अगर एफ वेक्टर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये अगर फोर्स है, ठीक है, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को जो एक पार्टिकल पे लग रहा है। मान लो वो पार्टिकल ए पी बी कर्व पे जा रहा है, तो पी पे जैसे ही पार्टिकल आया वहाँ पे फोर्स लगा, तो उसका अगर डिस्प्लेसमेंट डी एल हुआ होगा, ठीक है, तो डीएल डिस्प्लेसमेंट तक फोर्स का जो इम्पैक्ट आया, तो उसकी वजह से जो टोटल वर्क डन हुआ, वो वर्क डन उसका क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर, क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर अलोंग कर्व ए टू बी। तो यही हो गया, इसी के बारे में लिखा कि द टोटल वर्क डन, देखिए यहाँ पे लिखा गया है द टोटल वर्क डन by the force during the motion of the particle over the entire path from A to B। यानी इस फोर्स के द्वारा जो पार्टिकल A से B तक मूवमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हुआ, उसके लिए जो वर्क डन लगा, वो वर्क डन क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अलोंग द पाथ ए बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रहे कि चूँकि ये सिर्फ पाथ डिपेंडेंट हुआ, यानी ये पाथ पे ध्यान से देखो, ये अगर पाथ डिपेंड हुआ किस मैनर में गया, इससे मतलब है, ठीक है। तो सिर्फ अगर दो पॉइंट, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे अगर वो डिपेंड करता है, तो उस वक्त, मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर पार्टिकल जिस पे फोर्स लगा जो इस पाथ पे चल रहा है, अगर वो पार्टिकल पे जो वर्क डन लग रहा है इस फोर्स की वजह से, अगर वो सिर्फ पॉइंट यानी ए इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो उस केस में फोर्स का नेचर कंजर्वेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एफ वेक्टर कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। लेकिन अगर पाथ डिपेंडेंट हो तो नॉन कंजर्वेटिव बोलेंगे।
फॉर एग्जांपल जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सेट्रा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ डिपेंडेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन होता है। ओके, अब ज़रा ये चर्चा कर लें कि ये जो रिज़ल्ट है इस तरह से आया, तो अगर हम इसको वेक्टर क्वांटिटी इसको ओपन करें कंपोनेंट में, तो एफ वेक्टर का अगर हम मान लें कि एफ एक्स आई कैप है, एफ वाई जे कैप है, इसको समझाने के लिए बेस्ट पार्ट होगा कि अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं, देख सकते हो कि यहाँ पे एफ वेक्टर की जगह पर मैंने ये पूरा ले लिया, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और डी एल की जगह पे ले लिया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। आपको ध्यान रहना चाहिए कि आई जे के साथ जो भी होता है वो कंपोनेंट होता है उस वेक्टर का, तो दोनों का अलग अलग कंपोनेंट है। तो डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से चले तो आई डॉट आई वाला 1 हो जाता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स यानी कि संगत कंपोनेंट्स जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यानी एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से एफ वाई इंटू डी वाई बचेगा, फिर इसी तरह से एफ जेड इंटू डी जेड बचेगा, और बाकी जैसे मान लो कि आई डॉट जे हो जाता है तो वो 0 हो जाता है, आई डॉट के होता है तो वो 0 होता है, इसी तरह से जे आई 0 हो गया, जे डॉट जे बच गया था, के डॉट के बच गया, बाकी सब 0 हो गया। आई होप ये क्लियर हुआ। तो इसका मतलब इस एफ डॉट डी एल के जगह पे हम लोग यहाँ से एफ डॉट डी एल इक्वल्स टू, अगर ये है तो एफ डॉट डी एल की जगह पे ये लिख सकते हैं और ये इक्वल टू ये, ठीक है। तो यही हमारा है लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल सिंपल क्या हुआ, वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का इंटीग्रेशन अलोंग द गिवन कर्व। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल नाम से पता चल रहा है, जैसे लाइन इंटीग्रल था, कोई एक कर्व लाइन के फॉर्म में था, उसके अलोंग किसी वेक्टर का इंटीग्रेशन निकाला। अब सरफेस इंटीग्रल है तो किसी भी वेक्टर का सरफेस पे इंटीग्रल निकालते हैं तो उसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल, देखो ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, ठीक है। तो अब दिख रहा है कि ये सरफेस है, इसका एस सरफेस एरिया है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक पॉइंट पी ले लिया गया, उसका अगर मान ली छोटा सा एरिया है जिसका नाम डी एस रखा गया, तो एक होता है एरिया वेक्टर। तो कोई भी अगर हम एरिया वेक्टर ले लें, ठीक है, तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रहे। तो परपेंडिकुलर होता है तो यानी कि अगर एफ वेक्टर, ये एफ वेक्टर का अगर सरफेस इंटीग्रल लेंगे तो सिर्फ करना क्या है कि सबसे पहले उस सरफेस का एरिया वेक्टर ले लीजिए। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस पे। इसका मतलब ये हो गया कि इस एन का डायरेक्शन मेरी पेन के डायरेक्शन में है, या यूँ समझाऊँ फिंगर के डायरेक्शन, यानी फिंगर परपेंडिकुलर यानी लंबवत है तो एन का डायरेक्शन इस तरफ है। तो एन क्या है, ये नॉर्मल वेक्टर है। तो हमेशा एरिया वेक्टर यानी एरिया का, किसी भी सरफेस का एरिया का वेक्टर जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी एस इस तरह से। तो परपेंडिकुलर यानी एरिया वेक्टर के साथ जो एफ वेक्टर एंगल बना रहा होगा वो मान लो थीटा है। तो एफ वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल यही कहलाएगा सरफेस इंटीग्रल। उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, तो चूँकि सरफेस एरिया कि कोई भी एरिया में 2 डायमेंशन होता है, लेंथ और ब्रेथ, तो इसीलिए इसको हम लोग सिम्बॉलिकली ऐसे लिखते हैं, यानी डबल इंटीग्रेशन, एक लेंथ के लिए एक ब्रेथ के लिए, और ऐसे एस इंटीग्रेट कर देते हैं। इसका मतलब हो गया सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर द सरफेस एरिया डी एस। तो ये फॉर्मूला है एफ डॉट डी एस, और इसमें अब डॉट प्रोडक्ट से चलें तो ये हो जाएगा एफ डी एस कॉस थीटा और ये डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसी में अगर एफ और डी एस का कंपोनेंट लेके चलें तो एफ वेक्टर का मान लें एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, फिर इसी तरह डी एस का आ जाएगा डी एस एक्स एफ डी एस वाई डी एफ जेड। तो डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो ये फाइनली यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर हम इसे लाइन इंटीग्रल से इसको कंपेयर करें तो लाइन इंटीग्रल में सिंगल इंटीग्रेशन होता है और उसमें डी एल होता है, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पर डी एस होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब इसका अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सरफेस इंटीग्रल ऑफ वी लिया ओवर अ सरफेस एरिया डी एस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, वैल्यू ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड अक्रॉस द सरफेस, यही मतलब हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल पे।
तो जाहिर सी बात आप गेस कर सकते हो, लाइन इंटीग्रल में सिंगल इंटीग्रेशन था, वॉल्यूम इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल में डबल इंटीग्रेशन था, तो वॉल्यूम इंटीग्रल में ट्रिपल होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का 3 डायमेंशन होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्लियर है? तभी तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर होता है ना। तो वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो इसका आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर द रीजन ऑफ वॉल्यूम डी वी। तो इसमें एफ वेक्टर डॉट डी वी और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन उसको वी से सिंबलाइज करेंगे। ठीक है, तो यही हो गया। तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि वी वॉल्यूम का है, तो अगर आप इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे यहाँ पे ई वेक्टर दे दिया गया, ई वेक्टर डॉट डी वी वेक्टर, तो आप अलग अलग ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो यहाँ क्लियर है इस तरीके से। और सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये ई वेक्टर नहीं एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर डॉट डी वी वेक्टर इक्वल्स टू, हम इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए कि वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में क्या डिफरेंस है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम करेंगे, स्टोक्स थ्योरम करेंगे और ग्रीन्स थ्योरम करेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।